फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है, घटना है, ये आकांक्षा जी ने भेजा है मुंबई से। तो इनकी कहानी में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम आकांक्षा है, मैं मुंबई में रहती हूँ और ये जो घटना हुई थी हमारी सहेली रिया के साथ में। रिया अपनी कज़न सिस्टर की शादी में बरेली गई हुई थी, यूपी में। उसकी जो माँ थी मुंबई में वो बीमार हो चुकी थी और बाबूजी के पास में टाइम नहीं था, क्योंकि वो दुकान चलाते थे। तो अपने छोटे भाई के साथ में, गौरव के साथ में, वो बरेली निकल गई थी। वहाँ उनकी मौसी रहती थी और मौसी का बेटी का ही शादी था। तो उसी सिलसिले में वो मौसी के घर पहुंच गई थी। वैसे तो मौसी के घर बहुत बार गई थी अपनी माँ के साथ में, लेकिन अकेले अपने भाई के साथ में ये पहली बार अपने मुंबई से निकली थी। अब आगे की कहानी हम रिया के ही स्टाइल में, उसी के ज़ुबानी में बताते हैं। मेरी बहन को विदा होने के बाद में मौसी उदास हो गई थी। जाहिर सी बात है, बेटी जब घर से विदा होती है तो सबसे दिल जो दुखता है वो माँ का ही दुखता है। मैंने मौसी को बहुत संभाला। मौसी समझदार थी, तो मेरी बात को समझ रही थी। मैं उनको कन्विंस किया, तब जा कर के वो थोड़ा मुस्कुराई थी। फिर मैं उनकी सेवा बहुत की। दोपहर का टाइम था, मौसी अपने कमरे में सोई हुई थी। मौसा जी का तबीयत ख़राब था तो वो भी पास की चारपाई पर लेटे हुए थे। मैं देखी गौरव को, तो गौरव दूसरे कमरे में, वो भी खाट पर लेटा हुआ था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, खास करके दोपहर में। और मौसी का जो पिछला आंगन था, आंगन ही बोला जा सकता है, या पीछे में एक गार्डन बना हुआ था, बड़ा सा गार्डन था। उसमें एक मौसी ने एक जर्सी गाय भी रखा हुआ था। गाय बहुत दूध देती थी, लेकिन अभी उसका दूध बंद था, शायद वो गाभिन थी। वो एक नीम के पेड़ के पास में बंधी हुई थी। वो मौसी भी बहुत सेवा करती थी उस गाय की। मैं उसी नीम के पेड़ के पास में चली गई। वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत तरह के पौधे मौसी ने लगाए हुए थे, फूल भी लगाए हुए थे। बहुत मज़ा आ रहा था उस गार्डन में। मैं अपनी चारपाई फोल्डिंग वाली उठा कर के और फिर वही नीम के पेड़ के पास में लगा दिया जहाँ गाय बैठी हुई थी, और मैं एक मैगज़ीन लेट करके पढ़ने लगी थी। अचानक जो गाय थी वो उठकर खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, जैसे वो बहुत डर गई हो, किसी ने डरा दिया हो उसको। मैं देखना चाह रही थी कि आखिर डराया किसने, लेकिन वहाँ तो कोई था ही नहीं। लेकिन वो रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रही थी, बहुत उछल कूद कर रही थी और चिल्लाई भी जा रही थी। मैं हर तरफ देखी, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया। लेकिन गाय जो देख रही थी वो नीम के पेड़ के ऊपर में देख रही थी। मैं अपना निगाह नीम के ऊपर के तरफ किया। मुझे वहाँ कुछ तो दिखा नहीं, लेकिन ऐसा लगा कि जैसे कोई धुआं सा हो, काला सा धुआं जो इधर उधर टहनियों पर इधर उधर हिल रहा था, और मेरे देखते देखते ही वो धुआं गायब हो चुका था। तो मैं कुछ समझ में नहीं पाई थी कि आखिर वो था क्या। कई बार तो मुझे लगा कि शायद छोटी मधुमक्खी हो, इस तरह का। तो
मैं इस चीज़ पर ज़्यादा माइंड नहीं किया। गाय को मैं शांत कराने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद में गाय शांत हो गई थी, फिर बैठ गई वो। मैं फिर वहीं लेट करके अपना मैगज़ीन पढ़ने लगी थी। अब शाम हो चुका था। मौसी को हमने जा कर के, सोई हुई थी, जगाया। पूछा, मौसी क्या खाना बनेगा? मुझे खाना बनाने का भी बहुत शौक़ था। मौसी बोली, बेटा नहीं, तुम रहने दो, मैं बना दूँगी, तुम अपना खेलो कूदो। मैं गौरव के साथ टीवी देखने बैठ गई। खाना पीना मौसी ने सब बनाया। इसके बाद में खाना वाना खा कर के हम तो दूसरे कमरे में, जहाँ हम सोती थी, अपनी चारपाई खिड़की के पास लगा दिया, जहाँ से गार्डन दिख रहा था और वहाँ से ठंडी ठंडी हवा भी आ रही थी। गर्मी का दिन था और बहुत ठंडी ठंडी हवा पार्क साइड से आती। मैं वहीं पर लेट गई। नींद तो मुझे नहीं आ रही थी। कमरे में 0 वाट का बल्ब जल रहा था, रोशनी थी, और गार्डन के साइड में भी बल्ब लगा हुआ था। तो रात को गाय के चक्कर में बल्ब को जला करके मौसी रखती थी। गौरव सो चुका था। मैंने देखा उसकी तरफ, तो गौरव सो गया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं करवटें बदल रही थी। फिर मैं थोड़ी देर लाइट ऑन करके और मैगज़ीन पढ़ना शुरू किया। पता नहीं कब मेरी नींद लग गई थी। मैगज़ीन पढ़ते पढ़ते ही मैं लाइट बंद करना भी भूल गई थी। बहुत पता नहीं कब मेरा नींद खुला, जैसे कोई मेरा नाम लेकर के कोई बुला रहा हो। रिया रिया कोई बोल रहा था। मेरी नींद तो उचट चुकी थी, कच्चा नींद था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि भला कौन मेरा नाम लेकर बुला रहा है। मैं उठ के बैठ गई और देखा कमरे में तो गौरव सोया हुआ था। दरवाज़ा बंद था हमारे कमरे के अंदर से। मुझे कोई नज़र नहीं आया। तभी मैं खिड़की की साइड में देखी। खिड़की की साइड में एक लंबा सा आदमी खड़ा था। मैं उसको देखते समझ गई कि ये कोई चोर वोर है और शायद इस घर में चोरी करने का मतलब से ही आया था, क्योंकि इतनी रात को हमारी खिड़की पर उसका आने का मतलब क्या था। लेकिन वो मेरा नाम लेके बुला रहा था, रिया रिया। अजीब सी उसकी आवाज़ थी, बारीक आवाज़, और बड़ी अजीब सी आवाज़ लग रही थी मेरे कानों में। मैं एकदम अपना नाम सुन करके मैं डर सी गई कि ये शख्स, अनजान शख्स, मेरा नाम कैसे जानता है और ये खिड़की पर क्या कर रहा है, जबकि उधर से आने कोई रास्ता नहीं था। क्योंकि जो पिछला गेट था जिधर गाय बनती थी वो तो हमेशा बंद ही रहता था। मौसी तो उसमें ताला बंद करके रखती थी, जब कोई ज़रूरत पड़ती थी तब वो ताला खोलती थी। तो आखिर ये इंसान आया कैसे, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैं दोबारा देखा गौरव की तरफ। गौरव सो रहा था। मैं उससे पूछी बैठी कि तुम कौन हो, इस खिड़की पर क्या कर रहे हो और मेरा नाम कैसे जानते हो। वो इतनी बात सुन कर के मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट बहुत गजब का था। पूरा मुंह खुल गया था जैसे कोई राक्षस हो, और उसका वो जबड़ा देख करके खुला हुआ, मैं एकदम से मेरे शरीर में जैसे बिजली गिर गई हो, ऐसा मुझे लगा था उसका मुंह खुलते ही। मैं समझ गई कि ये चोर और नहीं है, ये कोई और चीज़ है, भूत प्रेत है या शैतान है। मैं ज़ोर से चिल्लाई, गौरव गौरव उठो, गौरव मौसी को बुलाओ, ज़रा मौसी को बुलाओ। लेकिन गौरव तो गहरी नींद में सोया हुआ था। और तभी वो जो बाहर खिड़की पर
जो शैतान खड़ा था वो अपने लंबा हाथ करके मेरे दोनों बाजुओं को पकड़ लिया और खिड़की की तरफ खींचने लगा। मैं फिर ज़ोर से चिल्लाई, बहुत ज़ोर से चिल्लाई, तब जा कर के गौरव उठा। गौरव मेरी तरफ देखा। मैं उसके बोल रहा, भाई मौसी के बुला के। गौरव छोटा था, शायद वो हमारी हेल्प नहीं कर पाता। नहीं गौरव भाई, जाके जल्दी से मौसी को लेके आ, मौसी को लेके आ। मैं बार बार बोले जा रही थी और गौरव चारपाई से उठकर खड़ा मेरी तरफ देख करके और वो शैतान को देख करके बिल्कुल डर गया था। अब उसको शायद समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। अचानक फिर मैं चिल्लाई कि भाई जल्दी से जा, मौसी को बुला कर ले आ, नहीं तो शैतान मेरा जान ले लेगा ये। इतना सुनते ही गौरव दरवाज़ा खोल करके मौसी के कमरे की तरफ निकल गया था और वो शैतान मेरे को लग रहा था जिससे खिड़की तोड़ देगा अब मुझे बाहर खींच लेगा। मैं अपना पैर लगा करके अपनी तरफ झुका करके ज़ोर लगा जा रही थी कि कहीं खिड़की न तोड़ करके मुझे बाहर खींच ले, कि आखिर तो है वो शैतान भूत ही है। मैं संघर्ष कर रही थी काफ़ी, बहुत चिल्ला रही थी कि मौसी जल्दी से आओ, मौसी जल्दी से आओ। मैं रोई जा रही थी, चिल्लाई जा रही थी। मुझे लग रहा था कि अगर एक आध मिनट में मौसी अगर नहीं पहुंची तो ये शैतान मुझे उस खिड़की समेत बाहर खींच लेगा, इतना उसमें ताकत था। मैं एकदम लग रहा था कि अगर मौसी नहीं आई तो मेरा बचना मुश्किल है। मैं खूब रोई जा रही थी डर के मारे। मेरे बाजुओं में, दोनों बाजुओं में बहुत दर्द हो रहा था कि इतनी सख्ती से उसने मेरी कलाइयाँ पकड़ रखी थी। ऐसे लग रहा था कि कलाई ही कहीं ना टूट जाए। तभी अचानक मौसी ने अंदर आया, दरवाज़ा के अंदर आई और हमारी हालत देखते ही वो कई सेकंड तो ऐसी ही खड़ी रह गई और जोर से चिल्लाई, भाग जा यहाँ से, इस बच्ची को छोड़ दे। लेकिन वो तो शैतान था, वो भला मुझे क्यों छोड़ेगा? शायद वो मेरे लिए ही वो आया था। अब मुझे समझ में आ रहा था कि जो गाय उस टाइम दोपहर में चिल्ला रही थी, यही शैतान था उस नीम के पेड़ पर, जो मुझे काली काली मधुमक्खी के छत्ते की तरह लग रहा था, इधर से उधर उड़ता हुआ। मैं इस बात को समझ चुकी थी। मौसी अचानक भागी वहाँ से बाहर की तरफ, अपने पूजा घर के साइड में शायद। वहाँ से जब लौटी तो उसके हाथ में एक लोटा था तांबे का, उसमें शायद गंगा जल था, और सीधा आकर के उस शैतान के ऊपर में वो लोटे का जल फेंक दिया। अब वो जल पड़ते ही शैतान जैसे उस पर बिजली गिरी हो, इतना ज़ोर से वो बिलबिलाया और मेरी कलाई छोड़ दिया। कलाई छोड़ते ही मैं नीचे गिर गई थी और मौसी जो लोटे में जल बचा हुआ था उसको भी वो उसके ऊपर फेंके जा रही थी, एक आध बूंद जो जल बचा हुआ था उसमें। लेकिन वो शैतान तो वहाँ से गायब हो चुका था, जिसे वहाँ पर कभी आया ना हो, एकदम कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मौसी ने मेरे को उठाया और गौरव की चारपाई पर बिठाया, कि मेरी चारपाई तो उस खिड़की के पास में थी। तो गौरव की चारपाई पर बिठा करके मुझे सहलाना शुरू किया। उसने कलाइयाँ देखी, मेरी कलाइयाँ दोनों एकदम लाल हुई पड़ी थी, सुर्ख लाल, जैसे खून दोनों कलाइयाँ का जम चुका था, ऐसे निशान सा पड़ गए थे। मेरी मौसी मेरे को ढाढ़स बढ़ाती रही कि बेटा कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो गया है। वो पता नहीं कहाँ से तान आ गया है, कौन सा था मुझे नहीं पता, कहाँ से आ गया। आज तक इस घर में इस तरह का बेटा कोई घटना नहीं हुआ है। मैं हमेशा पूजा पाठ करवाती रहती हूँ अपने घर में, तो हमारे यहाँ कोई भूत आने का तो कोई मतलब ही नहीं था। अब ये पता नहीं कहाँ से आ गया है, शायद
तुम दोपहर में बाहर सोई थी ना, ये वो तुम्हें देख लिया होगा और तुम्हारे आकर्षण में फंस गया होगा ये। चलो बेटा, मंदिर मंदिर के पास चलो। और मुझे हाथ पकड़ करके मंदिर के रूम में ले आई। वहाँ सारे देवताओं की मूर्ति तस्वीर लगी हुई थी। बहुत वहाँ पहुँच करके मुझे राहत मिली। फिर मौसी ने हमें पानी पिलाया और थोड़ा गंगा जल भी मेरे मुंह में डाल दिया। कहिए बेटा पी जाओ इसको। गंगा जल पीते ही मुझे और थोड़ा राहत महसूस हुआ था। रात वैसे ही हमारी कट चुकी थी। अब जगते जगते अब सुबह हो गई थी। सुबह होते ही मौसी बोलेगी बेटा मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाऊंगी, तुम लोग डरना नहीं। मैं बोली नहीं, अब क्या, अब तो दिन निकल गया है मौसी, अब तो कोई डरने वाली बात नहीं है। बोली फिर भी मौसा को भी ख्याल रखना। एक दवाई बताई थी कि इनको थोड़ा 1 घंटे के बाद में देना है, कि मुझे आने में हो सकता है कि 2-3 घंटे लग जाए। मैं एक पंडित जी के पास में जा रही हूँ और उनको लेके आऊँगी। मौसी जी चली गई थी, लेकिन घर में ऐसे कोई दोबारा कोई इशू नहीं हुआ, ना वो शैतान नज़र आया था। मौसी दोपहर के बाद में लौटी एक पंडित जी के साथ में। पंडित जी ने पहले मुझे देखा, मेरी आंखों के अंदर देखा, फिर हाथ की नब्ज उन्होंने पकड़ा किसी डॉक्टर की तरह। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं है, इस बिटिया पर कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो मौसी जी बोली अगर सब कुछ ठीक है तो वो शैतान आया कहाँ से था पंडित जी? बोले मैं उसको देखता हूँ, अभी तो मैं बिटिया का देखा था। फिर वो पंडित जी अपने पूजा पाठ करके और पूरे घर को देखने लगे। हर घर में गए वो, जितने कमरे बने हुए थे किचन से लेके कोई कमरा उन्होंने छोड़ा नहीं। लास्ट में वो पीछे वाला गार्डन में भी पहुँच गए, जहाँ गाय बंधी हुई थी नीम के पेड़ के नीचे, वहाँ तक उन्होंने पूरा घूम के आ गए। फिर मौसी से बोले कि जजमान यहाँ कोई साया नहीं है, कोई भूत प्रेत नहीं है, जो था अब वो यहाँ पर नहीं है, शायद वो उसी आपका गंगा जल से भाग चुका है। लेकिन फिर भी मैं एक बार आपका पूरा घर को मैं बांध देता हूँ कि कोई काली शक्ति, कोई दुष्ट आत्मा आपके घर में प्रवेश ना करे। फिर पंडित जी पूरे घर को बंदिश किए और वो गार्डन को भी। इसके बाद वो जो हमारी मौसी उनको बाहर तक छोड़ के आई। अगले दिन संडे था, हमारा टिकट था वापसी का। लेकिन अब माहौल थोड़ा सा अजीब सा हो गया था घर का। मैं डरी सी थी। मौसी मुझे समझाती रही कि बेटा अब डरना नहीं, सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन रात के टाइम में मुझे अब डर लगने लगा था। मौसी बोली कि बेटा देखो पंडित जी सारा पूजा करके गए हैं, और अपना दिल से डर निकाल दो, हमारे घर में अब कुछ नहीं है। वो जो भी था वो बाहर से कहीं से आया था, वो भटकता हुआ कोई आत्मा था, कोई शैतान था, और हमारे घर में कभी नहीं था, ना हमारे घर में कोई रह सकता है। कि मैं हर तीसरे चौथे महीने कोई न कोई कथा और कोई पूजा पाठ कराती रहती हूँ। और वैसे तो हमारे देख रहे हो घर में मंदिर बना हुआ है, मैं सुबह शाम खुद पूजा करती हूँ, तो यहाँ तो कोई दुष्ट आत्मा होने का कोई मतलब ही नहीं है बेटा। फिर भी मैं रात को मौसी के साथ ही सोई थी। अगले दिन का ट्रेन था हमारा। हम लोग मौसी से विदा लेकर के स्टेशन की तरफ निकल गए थे। वहाँ जब मैं ट्रेन में बैठी थी तब भी मुझे कोई अब डर नहीं लग रहा था। जो डर वहाँ लग रहा था ना, वो डर स्टेशन पर आते ही ख़त्म हो गया था। मुंबई में आ गई। अब मुझे वो घटना तो याद आता था, लेकिन अब मुझे डर नहीं लग रहा था। तो ये थी आज की कहानी, और आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।
और हाँ दोस्तों, आपके पास भी कोई अपनी आप बीती है, इस तरह का कोई घटना हुआ हो तो हमें इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले दिन एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।